Welcome to my YouTube channel. I am your accounts teacher and today I am going to teach on the topic accounting ratios. अकाउंटिंग रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड बुक का. इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा है एग्ज़ाम में. सो व्हाट आर अकाउंटिंग रेशियोज. तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग रेशो पढ़ने से पहले रेशो का मतलब पढ़ेंगे कि रेशो का मतलब होता क्या है. रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी देन अनदर. इसका मतलब कि दो नंबर्स, कोई भी हम दो नंबर लेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा हमें बिगर साइज दे रहा है. सो दिस इज़ अ रेशो. सो अब हम अकाउंटिंग रेशो पढ़ेंगे. अकाउंटिंग रेशो होती क्या है. सो अकाउंटिंग रेशो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर फाइनेंशियल डाटा विच आर यूज्ड फॉर एनालिसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना, एक से ज़्यादा उसमें कंपैरिजन करना. सो कंपैरिजन किस में करना है हमने, फाइनेंशियल डाटा में. तो जो फाइनेंशियल डाटा है हमारा वो करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का होता है. तो प्रीवियस ईयर में कोई भी हम जैसे 2, 3, 4 ईयर्स कंपनी के अकॉर्डिंग की कंपनी कितने ईयर्स लेना चाहती है, कितने ईयर्स का कंपैरिजन करना चाहती है तो वो ले सकती है. तो हम बेसिकली करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में जो है अपना कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा पिछले साल से कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, हमने कितना ज़्यादा गेन किया है, एसेट्स हमारी कितनी ज़्यादा बड़ी हैं और लायबिलिटीज़ हमारी कितनी ज़्यादा है या कम है. लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट से, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली में होती क्या है. तो बस हमने फाइनेंशियल डाटा एक से इस साल का और पिछले साल का कंपैरिजन करना है तो वो हमारी अकाउंटिंग रेशो हमें मिल जाएगी. तो ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर्स शोन इन अ बैलेंस शीट, इन अ स्टेटमेंट ऑफ P&L, इन अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम. ओके, बैलेंस शीट की फिगर्स और स्टेटमेंट ऑफ P&L की फिगर्स में के साथ हमने फाइनेंशियल डाटा इस साल का और जो पिछले साल का है उसमें हमने कंपेरिजन करना है. तो जो हमारी अकाउंटिंग रेशियोज़ है वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है जिससे कि शेयर होल्डर्स जो हमारे हैं, क्रेडिटर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको हेल्प करती है कि वो अच्छे से अपनी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझ सके. तो उनके लिए तो ये ज़रूरी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया होता है, क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने होते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी में कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करनी चाहिए ताकि उनको जो उनका जो रिटर्न है, उनका जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहे. ओके, सो बेसिकली अकाउंटिंग रेशियोज क्या करते हैं, इट इज़ अ वे ऑफ डिटर्मिनिंग रिलेशनशिप बिटवीन वन अकाउंटिंग वेरिएबल टू अनदर ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, एक अकाउंटिंग वेरिएबल को दूसरे अकाउंटिंग वेरिएबल के साथ उसकी रिलेशनशिप को पता लगाना. सो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सप्रेशन ऑफ रेशो. एक्सप्रेशन ऑफ रेशोज़ का मतलब क्या है कि जो रेशो है वो किस किस वे में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हमारे पास ये 4 वेज हैं. प्योर है, परसेंटेज, टाइम्स, फ्रैक्शन, ये 4 वेज हैं. तो जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे दैट इज़ प्योर. प्योर को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ क्वोशंट. सो क्वोशंट का यहाँ पे मतलब क्या है. क्वोशंट का मतलब है अ नंबर विच इज़ द रिजल्ट व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर. जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करें और जो वहाँ पे रिजल्ट आता है दैट इज़ अ प्योर फॉर्म. ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है ना. तो हमने डिवाइड करके जो हमें आंसर मिला तो वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा. तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल में करंट रेशो. करंट रेशो का मतलब क्या है, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, दैट इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. राइट, तो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं. तो अगर हम मान लें कि इसका जो रिजल्ट है वो 2:1 आ रहा है तो जो करंट एसेट्स है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए देन लायबिलिटी से. तो इसका मतलब जो 2 है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 2 टाइम ज़्यादा है. तो ये क्या हो गया, ये प्योर फॉर्म में चला गया क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में था. सेकेंड वन इज परसेंटेज. जो दूसरी रेशो को हमने जिस वे में एक्सप्रेस करना है वो है परसेंटेज, जो कि हम आगे रेशोज में स्टडी करेंगे सारी. तो ये एक्सप्रेस्ड होता है
परसेंटेज में, ठीक है, जब हम रेशोज़ निकालेंगे। तो जैसे हम इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने नेट प्रॉफिट रेशो निकालनी है, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और हम इसको डिवाइड करेंगे नेट सेल से, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस चैप्टर में हमने क्या बोलना है इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पे मैं नेट सेल्स लिख रही हूँ। तो नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स, इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है ऑलवेज परसेंटेज में आता है, जैसे 10%, 20%। तो जैसे मेरा 20% आया, तो इसका जो आंसर, जो रिजल्ट है जिस फॉर्म में है परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज में चला गया। थर्ड वन इज टाइम्स। टाइम्स क्या है? एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर फिगर इज व्हेन कंपेयर टू अनदर फिगर। ओके, एक फिगर, एक जो पर्टिकुलर फिगर है, जब हम उसको किसी दूसरी फिगर के साथ कंपेयर करते हैं, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सप्रेस हो रही है, तो वो टाइम्स में आ जाएगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे अगर 5 आया तो 5 टाइम्स हम उसके आगे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, जैसे 3/4, 2/4। तो इसको मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आगे जब हमारे पास जितनी भी रेशोज़ हैं उस रेशो में हम ये सारी जो वेज हमने जो यहाँ पे स्टडी करेंगे, हम रेशो वाइज वहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, नाउ advantages of accounting ratio. So first advantage is useful in analysis of financial statement, कि जो अकाउंटिंग रेशो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमने सारी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि कैसे कैसे, बट अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि जो बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स एनालाइज बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं बाय मीन्स ऑफ रेशो। ठीक है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को उन्होंने एनालाइज करना होता है ताकि वो देख सकें कि जो कंपनी है वो कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, कि वो उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो ग्रोथ में जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर तो वो ग्रोथ में जा रही है तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होएगा वो शेयर होल्डर्स को होएगा, एम्प्लॉयज़ को होएगा, और नॉन एम्प्लॉयज़ का तो बेसिकली होएगा क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये कंपनी के साथ रिलेट करती हैं। ओके, तो अगर कंपनी ग्रोथ में जाएगी तो इन सबको बेनिफिट होगा। अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, वो अर्निंग्स नहीं करेगी, वो लॉस में जाएगी, उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होएगी, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो इनको ही होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पर्सनल इनकम है उसको इन्वेस्ट किया होता है। राइट, नाउ सेकंड पॉइंट इज़ यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग डाटा। अकाउंटिंग रेशो जो है वो अकाउंटिंग डाटा को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करती है। कैसे? इट सिंप्लीफाइज, समराइज एंड सिस्टमेटाइज अकाउंटिंग डाटा टू मेक दैम अंडरस्टैंडेबल, कि जो हमारा अकाउंटिंग डाटा है उसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी वे में, जैसे लिखना, हम जर्नल बनाते हैं, लेजर में पोस्ट कर देते हैं, लास्ट में जो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है वो किस में पता चलता है, बैलेंस शीट और P&L के थ्रू, है ना। तो ये सारे जो हैं P&L और बैलेंस शीट को ही लास्ट में चेक करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट या अर्न कर रही है। Useful in assessing the operating efficiency of business. Accounting ratios are useful for assessing the financial health and performance of an enterprise. Right? ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को असेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का तो आपको पता ही है, अनुमान लगाना, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करना। सो रेशोज आर हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा या यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, तो वो जो फ्यूचर प्लानिंग है वो अकाउंटिंग रेशोज़ को देख के अपनी चेंज कर सकती है, उसको एक अच्छे वे में इम्प्रूव कर सकती है ताकि आगे जाके जो उसका फॉरकास्ट है वो सही रहे। सो जो फोरकास्टिंग है दिस इज़ अनसर्टेन, हम इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, हम अच्छे से अनुमान नहीं कर सकते कि आगे जाके ये जो हमारा रिस्क है क्या हमें बेनिफिट देगा या नहीं देगा, बट हम फिर भी उसको प्लान करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। सो
Accounting ratio locate the weak areas of the business even though the overall performance may be good. मीन्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर वो आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, लास्ट में रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे दे रहा है, बट फिर भी अगर उसमें कुछ वीक एरियाज पाई जाती हैं तो वो अकाउंटिंग रेशियोज को लोकेट कर सकता है. तो जो मैनेजमेंट है उन वीक एरियाज को देखेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, उसमें कुछ रेमेडियल एक्शंस लेगा ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आगे जाके इम्प्रूव हों. राइट. नेक्स्ट वन इज़ यूजफुल इन इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन. सो इसका मतलब क्या है कि जो काउंटिंग रेशियोज है ये कंपेयर करती है अपनी परफॉर्मेंस को विद दैट ऑफ अदर फर्म्स, दूसरी फर्म्स के साथ उसको कंपेयर करती है एंड जो कि उसकी इंडस्ट्री में आती हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज limitations of accounting ratio. So first point is false result. False result में क्या होता है कि if financial statements are not true and fair, the analysis will give a false picture of the affairs. कि अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं बनती है, उसको बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है कि P&L बैलेंस शीट में कुछ नंबर्स हैं वो हमने गलत लिख दिए, कुछ वर्ड्स गलत लिख दिए. ठीक है. तो वो जो है वो सही नहीं बनेगी. ओके. तो वो गलत रिजल्ट देगी हमें. तो अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमें गलत रिजल्ट देगी तो आगे जो जाके हमने अकाउंटिंग रेशोज़ बनानी है तो वो भी हमें गलत ही रिजल्ट देंगी. ठीक है. क्योंकि हमने बैलेंस शीट और P&L के बेसिस पे ही हमने अकाउंटिंग रेशो को बनाना होता है. तो अगर हमारी वही गलत हो जाएगी तो हमारी अकाउंटिंग रेशोज़ भी आगे जाके हमें फॉल्स रिजल्ट देगी. नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड. सो जो रेशो एनालिसिस है ये वो टेक्निक है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है एंड दस ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में. राइट. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशो. ठीक है. तो काफ़ी सारे मतलब हमारे पास रेशोज़ है जो हम स्टडी करते हैं बट फिर भी माना जाता है कि जो स्टैंडर्ड ऐसा एक भी स्टैंडर्ड रेशो नहीं है जिससे हम रेशो को मेजर या कंपेयर कर सकें. ऐसे कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड रेशो नहीं है. सो नेक्स्ट वन इज़ मे नॉट बी कंपेरेबल. ठीक है. हम रेशोज़ को कंपेयर नहीं कर सकते. सो कहता है इफ़ different firms or enterprise follow different accounting policies and procedure. ठीक है. क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि कई बार जो हमारी कंपनीज हैं, नॉट ओनली हमारी, जितनी भी जैसे इंडस्ट्री में कंपनीज हैं वो अलग अलग मेथड यूज़ करती है. ठीक है. अपनी उसके अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं. ठीक है. तो हम उसके साथ अगर हमने अपनी अकाउंटिंग रेशो बनाई है तो उसकी अकाउंटिंग रेशो के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. जैसे कि उसने डेप्रीसिएशन, दो तरह की होती है डेप्रीसिएशन. एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग. स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग ठीक है. सो एग्जाम्पल है हमारी स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन. ठीक है. कोई अपना मेथड जो है डेप्रीसिएशन का वो स्ट्रेट लाइन में यूज़ करता है, कोई डिमिनिशिंग में यूज़ करता है. तो ऐसे और भी कितने अलग अलग पॉलिसीज़ या प्रोसीजर हैं जो अलग अलग कंपनीज फॉलो करती हैं. तो जिसके साथ हम अपनी अकाउंटिंग रेशियोज़ को कंपेयर नहीं कर सकते किसी दूसरी कंपनी के साथ. ओके. सो आवर फिफ्थ पॉइंट इज़ विंडो ड्रेसिंग. Manipulation of accounts is a way to conceal vital facts and present the financial statements. विंडो ड्रेसिंग में क्या है कि हम खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को. ठीक है. हम उसमें जो कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं वो नोट डाउन ही नहीं कर रहे, कंसील कर रहे हैं, चुरा रहे हैं चीज़ों को एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और चुरा के उसमें उसके बाद हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं डेट उसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन की गई है एम्प्लॉयज़ ने. सो नेक्स्ट इज पर्सनल बायस. पीपल इंटरप्ट द सेम रेशो, इंटरप्रेट द सेम रेशो इन अ डिफरेंट वेज. ठीक है. कि जैसे लोग हैं, अगर एक बंदा अपनी बुक्स कंप्लीट कर रहा था तो अपने अकॉर्डिंग अपने वे से कर रहा था, जो सेकंड पर्सन है वो अपने वे से अपने अकॉर्डिंग कर रहा है. तो ये पर्सनल बायस कि खुद ही अपने से ही उनसे गलती हो जाना.
ठीक है, तो ये पर्सनल बाइंस में आता है। तो ये लिमिटेशंस थी हमारी अकाउंटिंग रेशोज़ की। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ रेशोज़। जो अब हमने रेशोज़ एक्चुअली में जो हमने पढ़ना है, ठीक है, डैट इज़ रेशोज़, जो हमने जिसके हमने प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। मैं आपको हर एक रेशो का प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत ना पड़े किसी और से पूछने की, ठीक है। तो आपको सभी जो प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो इधर ही मिल जाएगा। So this is the types of ratios. First one is liquidity ratios, solvency ratios, turnover ratios and profitability ratios. So liquidity ratios में दो तरह की ratios है जो हमने study करनी है. This is the current ratio and quick ratio. Second one is solvency ratios. इसमें 4 types हैं: debt to equity ratio, total assets to debt ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio. टर्नओवर रेशो थर्ड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है, टीआर टू नेट्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो. सो फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. इसमें 5 टाइप्स हैं. दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो स्टूडेंट्स, हम कल से प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे. अब आपको रोज़ जो है एक वीडियो प्रैक्टिकल की मिलेगी, जिसमें कल जो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगी वो है लिक्विडिटी रेशोज़ में 2 करंट रेशो एंड क्विक रेशो की. सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखें, इसको समझें. अगर किसी चीज़ में भी कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करें, और मैं आपको अपनी ईमेल आईडी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. अगर आपको मेल करना है कोई क्वेश्चन तो आप वो भी वहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो. ओके, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनके तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. थैंक यू.